जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, तो पेपर 2 की आंसर की मैथमेटिक्स की मैं पार्ट 1 आपको बता चुका हूँ। उसमें आपके 44 तक क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं आपको 45 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना और अपने आंसर मिला लेना। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन आपको दिया है 45वां x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन में 3 माइनस 5x बराबर 1/23 का हल निम्न समीकरण का भी हल है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए ये आपका x प्लस 1, इस वाले माइनस का हम क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा कर देंगे। तो माइनस का 2x और ये माइनस का 4 अपॉन में 3 माइनस का 5x बराबर में 1/23 हो गया ये। अब देखो यहाँ पर माइनस के 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बचा ये, और अपॉन में ये 3 माइनस का 5x बराबर में 1/23 हो गया। अब इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 23 का x में होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 23x हो गया। ठीक है, 23 का 3 में 23 थी 69 हो गया ये। ठीक है, एक का इधर होगा आपका तो 3 माइनस का 5x आ गया ये। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 को आप इधर ले लो, माइनस का 69 और ये माइनस का 3, ये माइनस का 5x, 23x को इधर ले आएंगे तो प्लस का 23x हो जाएगा ये। तो कितना हो गया ये, माइनस का 72 बचा ये, और 23 में 5 घटाएंगे तो 18 बचेगा, प्लस का 18x। अब यहाँ से देखिए अब आगे, अब 18 का यहाँ गुणा हो रहा है इधर आके भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 72 अपॉन में 18। तो ये 18 चौक 72, एक्स का मान क्या आया निकल के, माइनस का 4। अब इस वैल्यू 4 वाली वैल्यू आप 2 में रखिए, 2 वाला आपका आंसर सही बैठेगा। देखो माइनस 4 है तो ये 3 गुणा 2 गुणा माइनस का 4 ये, ठीक है, और ये प्लस का 3 बराबर में 5 माइनस का 4 प्लस का 1, तो ये 3 2 चौक माइनस का 8 प्लस 3 बराबर, माइनस 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचाइए। तो ये 3 गुणा 8 में से 3 गया, माइनस का 5 बचा, ये 5 है 15, ये भी 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो देखिए 15 बराबर 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 वाला ही हमारा सही हो गया ये। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया आपको 46वां, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या है, ये ज्ञात करना है। तो पहले इसको हम आरोही क्रम में रखेंगे। कैसे रखा जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा 7, ये 7 हो गया। 7 के बाद क्या है आपका, 7 के बाद है सीधा 9, नहीं 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है आपका, 10 के बाद 11 है, 11 2 बार दिया तो 2 बार लिख देंगे। फिर 11 के बाद है आपका 11 11 13, 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है, 14 15, 15 के बाद 17, फिर आपका 23 है, 17 और ये 23, कितने ये टोटल, 3 3 6 और 3 9 3 12, 3 और 3 6 3 9, ये 11 हो रहे हैं आपके। ये 16 रह गया था आपका, 16 भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें निकालना है बहुलक। तो देखिए बहुलक क्या होता है, जब बहुलक की बात की जाती है, जो संख्या ज़्यादा बार आती है वही होता है बहुलक। यानी देखो 11 11 2 बार दिया है तो यही आपका बहुलक हो गया। अब हमें निकालना है इसमें माध्यक। तो माध्यक क्या होता है, जितनी भी संख्याएं हैं उनके बीच का पद। ठीक है, उनके बीच का पद होता है। तो कैसे निकालो, देखो कितनी बारें हैं तो 5 5 ले लो आप इधर से, 3 2 5 ये ले ली हमने, और ये 5 ये ले ली। अब बाकी की 2 बच रही हैं, 11 और 13, तो इनका क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे हम, बट्टे 2, कितना हो रहा है ये 24, 24 बट्टे 2, 2 से काट देंगे तो 12 का आ गया माध्यक। अब हमें निकालना परिसर। परिसर क्या होता है हमारा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी क्या है आपकी 23 है, सबसे छोटी क्या 7, 23 में से 7 जाएगा तो 16 बचेगा। तो ये हमारे पास निकल के आ गए। अब बोला क्या गया, इन सभी के माध्य ज्ञात करने हैं, इन सभी का। तो माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, जो निकालना है, कितने 3 है, बहुलक माध्य परिसर, इन तीनों को जोड़ के, और ये कितने 3 है तो 3 का भाग ले जाएगा, प्लस 16 बट्टे 3, इनको जोड़ेंगे 6 2 8 1 9, ये 39 बट्टे 3 हो गया, 3 से काटोगे इसको, 3 1 3 3 3 9, कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा सही हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ADB 25 डिग्री है, तब कोण BAD
माइनस कोण ABC का मान ज्ञात करके हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए ये हमने समकोण चतुर्भुज बनाया ABCD। अब सम चतुर्भुज में क्या होता है, जो आपके विकर्ण होते हैं वो क्या एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। और इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये होती है समकोण। और समकोण चतुर्भुज के दोनों विकर्ण है ना वो हमेशा समकोण पे काटेंगे। तो इसको हमने क्या बनाया, बिंदु बी बनाया, ई बिंदु बनाया, ठीक है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं, क्योंकि दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। अगर इसकी 10 होगी तो इस वाले की कुछ और होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप जानते हो, यानी कि जितना आपका ये AE होगा ना उतना ही आपका ये EC हो जाएगा, और जितना ये EB होगा ना उतना ही आपका ये DE हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके ये विकर्ण होंगे। अब हमें क्या दिया है, कोण ADB और 25 डिग्री ADB, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये वाला आपका कितने का दिया है, 25 डिग्री का दिया है ये वाला, ठीक है। ये हमें 25 डिग्री का दिया गया। जब ये वाला 90 है, ये 25 है, तो 90 में से 25 जाएगा तो ये 65। ये वाला आपका कितना हो गया, कितने का हो जाएगा, ये 65 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब ये वाला 25 है आपका, तो ये वाला भी 25 होगा। ये 65 है तो ये वाला भी आपका 65 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है तो ये वाला भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये दोनों एक, ये वाला अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा, ये 25 है तो ये वाला भी 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो वो पूछा गया है आपसे, टू कोण BAD कौन सा आपका, BAD, तो ये पूरे कोण की बात हो रही है आपकी। तो 65 और 65 कितना हो जाएगा आपका, 130 हो गया ये माइनस। अब कोण ABC की बात हो रही है, ABC, तो ये भी पूरा कोण लेंगे हम। 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50। इसको घटाइए, 13 दूनी 26, 260 माइनस का 50, 260 में से 50 जाए कितना बचेगा, 210। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन दिया PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PQ बराबर PS और RQ बराबर RS है। इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये इसमें मेरे हिसाब से दूसरा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बाद में देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 49वां क्वेश्चन क्या है, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर की लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो जो आपका आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल बराबर किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए लंबाई आपकी कितनी है, 176 गुणा ये आपका 56 है, बराबर ये हो जाएगा 22/7। R हमें पता नहीं, R ही निकालनी है। तो 22/7 का यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ऐसे करके 176 गुणा 56, और ये हो गया 7 ऊपर पहुँच गया, 22 नीचे आ गया। 22 से इसको काटोगे आप, 22/176 होता है, ठीक है। तो ये R स्क्वायर बराबर, इनके गुणनखंड कर दिए, 56 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा 7, 8 सत्ते 56, और ये वाला 8 है ये आपका, ये 7। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को जब आप इधर भेजोगे रूट में आ जाएगा। तो ये 8 गुणा 8 और ये 7 गुणा 7, ये पेयर बनने हमारे 8 का और ये 7 का। तो ये R बराबर क्या हो गया, 8 गुणा 7। तो त्रिज्या हमारे पास निकल के आ गई 8 सत्ते 56 आ गया निकल के हमारे पास त्रिज्या, ठीक है। अब पूछा क्या गया आपसे, वृत्त की परिधि पूछी गई है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 2π की जगह 22/7, R की जगह 56 आ गया। तो 7 अट्ठे 56, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, और कितना हो जाएगा ये 32 2 35, 352 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं 50वां क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया है, विमाओं 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर एक ठोस घनाभ, ठीक है। तो घनाभ आपका इस तरह से बनता है, ये हो गया घनाभ। तो जब इसमें आप पेंट करोगे तो ये सभी दीवारों पर जो इनके जो 6 प्रश्न हैं सभी में आपका पेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई हो गई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे पृष्ठ पर ही तो पेंट होगा। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला LB + H। अब हमें दिया क्या गया, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या है, 20 रुपये प्रति दिया गया ये, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 20/100। तो ये 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, कितना हो गया ये 1/5 आ गया निकल के ये, ठीक है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है।
तो घनाभ का संपूर्ण यहाँ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कितना दिया आपको? टोटल सरफेस एरिया जो दिया है आपको 1032, यानी कि दर से पेंट कराने पर लागत कितनी? 1032। 1/5, 1/5 करोगे तो इसमें 1/5 का भाग होगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो घनाभ का टोटल पृष्ठ कितना आ जाएगा? 1032 गुणा 5, ये आ गया टोटल सरफेस ऑफ एरिया आ गया निकल के हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या है, फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? 2L प्लस बी। एल कितना है आपका? 40, और बी कितना है? एल प्लस है, तो ये 36, ठीक है। 2L, एल बी होता है, सॉरी यहाँ पे एल बी होगा, 40 गुणा 36 प्लस फिर बी एच, यानी 36 गुणा एक्स हो जाएगा, तो 36x प्लस फिर ये x गुणा 40 होगा, तो ये 40x हो जाएगा। 40x किसके बराबर? ये 1032 गुणा 5। इस वाले 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, कितनी बार कट गया? ये 516 बार। इनको जोड़िए, 36 का इसमें गुणा कर देंगे, 0 4 छिंग 24, 4 हंसले की 2, 4 3 12 13 14, 144, यानी 1440 आ गया। 36 में 40 जोड़ेंगे तो ये 76x हो जाएगा, बराबर हमारे पास 5, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 5 छिक्का 30, 5 एकम 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2580। इस 1440 को आप उधर ले जाओ, तो 76x बराबर 2580 माइनस का 1440, तो ये 76x बराबर कितना बचेगा? जब इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 1140। ये 76 का इसमें भाग लगेगा, तो ये 15 बार कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए 91वां क्वेश्चन है, ये आपके 3 पॉइंट दिए हैं, 1 पॉइंट रह गया आपका सी वाला। इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तीसरा वाला है आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला, ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, ठीक है। क्योंकि जो तीसरा पॉइंट है ना, उसमें अनुपात की पूछी गई है। इसमें करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को कि एक मेथड के अनुसार दूसरे मेथड में भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करके कर देते हैं, ठीक है। जो यूनिटरी मेथड होता है ना, एकात्मक विधि, यानी जैसे हमारा पहले वाले का सॉल्यूशन होगा उसी वाले बी का होगा, और तीसरा वाला पॉइंट में क्या, उसमें अनुपात में दिया गया, जबकि इन दोनों में कोई भी अनुपात में नहीं दिया गया। तो इसलिए ए और बी आपका एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में महीने का किराया है, दर्जन के लिए, ये तो दैनिक जीवन की बातें हो रही हैं आपकी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन 52 दिया, कथन 6 के गुणज से एक कम से कम एक अधिक अभाज्य संख्या है, एक का उदाहरण है। तो देखिए क्या है, जब भी किसी भी के बारे में चर्चा की जाती है तो उससे जो निष्कर्ष मिलेगा वही आपका, यानी कि सामान्यीकरण हो गया, यानी जनरलाइजेशन हो गया। ऑप्शन नंबर आपका इसमें फर्स्ट फिट बैठ रहा है आपका, ठीक है। 53 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो पहला चेक करते हैं, अधिकतम में रहेगी कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हीं से संबंधित करना, नहीं, ये गलत है, क्योंकि कमियों को निकाल कर खाली हम उसी पे बात करेंगे तो आगे का कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। एक जैसे उपागम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी, तो एक जैसी विधि द्वारा हम सभी को नहीं पढ़ा सकते, कोई कमजोर होता है, कोई होशियार होता है, तो ये भी गलत है आपका। अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये वाला ऑप्शन आपका सबसे उपयुक्त है। अल्प प्रदर्शन करने वालों की पहचान करके उन्हें कक्षा की अग्र, ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा सही है। अब क्वेश्चन दिया आपको 54, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कि अन्य पटरियों को पार करते हुए एक रेल पटरी, यानी रेल पटरी आपकी इस तरह से होगी, ऐसे करके सड़कों तथा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, ठीक है। तो ये क्या, ये आपकी समांतर रेखा की होगी, मान लीजिए ये ए बी है आपकी एक रेखा, इसको सी डी बता दिया, तो ये क्या समांतर रेखा हो रही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो हमारा हो सकता है। फिर बोला गया अधिक सड़कों को पार करती हुई, तो इसको पार करेगी। अंग्रेजी वर्णमाला का एच बनना है, तो देखो ये वाला तो एच बनना है, और इसका जेड देखो ऐसे करके ये जेड बनना है हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये समांतर रेखा हो गया और तिर्यक छेदी रेखा भी हो रहा है, ठीक है। तो सी वाला तो हो गई, और देखो सी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही आपका बी और सी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 55 दिया, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों के ग्रेड में परिवर्तित करने के बारे में, ये नहीं, ये गलत होगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जांच परीक्षण अधिक है और शिक्षण कम है, ये भी गलत है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं उनमें हर एक बच्चे को
अध्ययन का आकलन करके प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो रहा है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं हैं? ए अंशदायी अवधारणाओं को उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विशेषण को निरूपित करता है, सही है। ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक है और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणा किसके लिए पूर्व अपेक्षित है, ये बी वाला, यानी ऑप्शन ए और बी है हमारा, ठीक है। तो कौन सा वाला हो जाएगा, ए और बी, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए और बी कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 57 में दिया गया गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पहला है आपका स्कूल स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है आपका। गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, ये भी ट्रू है आपका। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं, तो ये वाला आपका फॉल्स है, ठीक है। और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गणित में प्राथमिक अवधारणा प्रकृति में अमूर्त होती है, ये भी ट्रू है आपका। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा सही है, यही आएगा आपका। 58 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्यपुस्तक के संबंध में सही नहीं है? पहला, गणित की पाठ्यपुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में संबंधित होना चाहिए, ये वाला आपका ट्रू है। गणित की पाठ्यपुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए, ये भी ट्रू है। विद्यार्थियों को अभ्यास देने के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रश्नावलियाँ होनी चाहिए, ये भी ट्रू है आपका। एक गणित की पाठ्यपुस्तक में केवल एक हल के दिए उदाहरण होने चाहिए, यही वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला हमारा सही है ये, ठीक है, मतलब गलत है। अब है आपका 59, गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? इसे तर्क की पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो है दिखाने या समझने का इरादा रखता है गणितीय परिणाम सत्य क्यों है, ये भी आपका सही लग रहा है। ए और बी ऑप्शन होगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। यह अन्य अनुभव विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका आंसर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 60वां, गणित में एक कंजेक्चर, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है, तो थर्ड वाला हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप।